दामोदर ने भेजा है, अनारकली चाहिए ना, असली वाला और कौला। माल दोगे तो सब मिलेगा। आओ मेरे साथ। अंदर आओ। इन बच्चियों को एनजीओ लेके जाओ। चल चल जाओ। घबराओ। बोल। बीता, सुहाना, आश्वी, सब बाकी लड़कियों को मैंने ही धंधे को उतारा। किसी की मजबूर बहू बेटियों को बेचकर उनसे पैसे कमाकर उसे धंधे का नाम देता है। गवर्नमेंट ऑफिसर होकर ऐसी नीच हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, अब सच सच बता, कौन कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ इस धंधे में? बोल। साहब मैं ही हूँ अकेला। साहब मैंने दिखावे के लिए गारमेंट शॉप खोल के रखी है और वहीं से हम लोग अपना शिकार तलाश करते हैं। ट्रायल रूम किधर है? बता दो। उस तरफ। एक बार वीडियो बन जाता था तो फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता था साहब। हम जानबूझ के सीधी सादी लड़कियों को और कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना देते ताकि वो आसानी से हमारे चंगुल में फंस सके। प्लीज 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 मेरा वीडियो वायरल मत करना। मेरी शादी होने वाली है। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज। सुहाना को तूने इस तरह से फंसाया, आश्वी को कैसे फंसाया? उस दिन सुहाना के कस्टमर पे ज्यादा टाइम ले लिया था तो उसे ढूंढते ढूंढते आश्वी दुकान पर आ गई थी। मेरी बहन है सुहाना, ये आपकी दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। ये आई थी यहाँ पर। आश्वी बहुत खूबसूरत थी साहब और उसके हमें ज़्यादा पैसे मिलते, इसलिए उस दिन हमने सुहाना को वहाँ से जाने नहीं दिया और सुहाना के जरिए हमने आश्वी को अपना शिकार बनाया। ध्यान से देख अपनी बहन को, अभी तो सिर्फ इसे नोच रहे हैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसकी बोटियों को चील कौओं को खिला दूंगा। अगर तू चाहती है ना तेरी बहन जिंदा और सलामत रहे और इज्जत से रहे तो जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बोल। हाँ बोल। कहाँ है आश्वी? आश्वी कब की मर गई साहब? तूने उसका मर्डर किया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। उसे तो कबीरे, बड़ी इज्जत की बातें कर रहा था ना तू कि इज्जत के मारे वो कहीं चली गई। फिर रमन को फोन करके उसे वापस क्यों बुलाया? बोल। यकीन नहीं होता ना? ले इस नंबर पे बात करके देख ले। तो ये है तेरी जॉब? पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ। ये सब मैं सुहाना की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। मुझे पहले ही पता था
खुद तो बर्बाद हो गई और उसे भी इस नर्क में झोंक दिया तूने। इसके जिम्मेदार भी आप है। अपनी गलतियां भी मुझ पर डालेगी। आज ये किस्सा मैं खत्म करके ही रहूंगा। इसका मतलब आश्वी ने सच कहा था, वो सुहाना को बचाना चाहती थी, लेकिन तूने उसे मार डाला। बाप का हक तो जताना चाहता था, लेकिन फर्ज नहीं निभा पाया। उसने एक बार तुझसे भरोसे की उम्मीद की थी, अगर तूने उस पर भरोसा कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता। आश्वी और सुहाना का केस तो सॉल्व हो गया, अब निधि के दोषी से मिलता है। आशीष सुहाना और मीता को तूने नहीं मारा, फिर उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? निधि, उसे क्यों मारा? निधि किसी के लिए खतरा बढ़ गई थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। और मुंह खोलेगी कि नहीं? बोलती हूँ। बस मनीषा, सब बताती हूँ। सर, मेरे पति शिव का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और मुझे पैसे चाहिए थे। मैं धंधे में आ तो गई थी, पर मुझे और पैसे कमाने थे, अपना घर खरीदना था। इसलिए एक दिन तारा देख, एक फॉरेन की पार्टी है मेरे पास, 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख? लेकिन उन्हें बच्ची चाहिए, कम उम्र की। कुछ कर सकती है क्या? ऐसी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगी? रमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को आंख उठा के देखने की? अगर दोबारा देखना तो आंखें नोच लूंगी, मैं बता रही हूँ। देख ले तारा, तेरी फायदे के लिए कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। घर खरीदना है ना तुझे? और फिर एक दिन निधि, चले? मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुझे भले ही पैसे से प्यार ना हो, लेकिन मुझे तो है। मैं तो वसूल करके रहूंगा। मैं दे दूंगी। बच्चे को लेकर आओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया। कितने पैसे देगा इस लड़की के, बता। मुझे तो ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए। वो चाहिए? नहीं, लेकर निधि, नहीं, चल, सुन, जितना जी चाहे रो ले, लेकिन किसी के सामने मुंह मत खोलना। वरना देख, तो तेरी बहन प्रिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तेरे साथ हुआ। समझी? समझी? जा अपनी मौसी के पास। मेरे बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? और उसे छोड़ दिया तो मेरी गारंटी कौन देगा? जाओ यहाँ से। निधि, आज जो कुछ भी हुआ है वो किसी को मत बताना, वरना वो लोग प्रिया को मार देंगे। नहीं बताएगी ना? कुछ दिन तो निधि चुप रही, लेकिन एक दिन बोल पड़ी। तारा मासी, मैं थक गई,
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते। मैं भोला को सब कुछ बता दूंगी, वो हमारी मदद करेगा, मुझे भरोसा है। निधि बच्ची थी, कभी भी किसी के सामने भी मुंह खोल सकती थी। निधि अगर कुछ दिन और सहन कर लेती तो उसे आदत पड़ जाती। मासी थी तू उसकी, मासी माँ जैसी होती है। और तूने क्या किया? औरत के नाम पे कलंक है तू। तुझे तो एक ऐसी ऐतिहासिक सजा मिलनी चाहिए ना कि तुझ जैसे अपराध करने वालों की रूहें थर्रा जाए। जो संगीन जुर्म इस औरत ने किया है, अगर कानून में फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती तो मैं उसकी मांग करता जज साहिबा। ये औरत जात के नाम पर एक कलंक है। फांसी की सजा भी इस औरत के लिए कम होगी। निधि शर्मा के बलात्कार और फिर हत्या में तारा शर्मा ने जो भूमिका निभाई है, निधि ने अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार अपनी मासी से किया था, भरोसा किया था, और उसी मासी ने अपनी लालच के लिए उस मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया। लिहाजा तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आरोपी तारा शर्मा को 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। इस गिरोह के सरगना रमन अवस्थी और अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जाती है। जिस तरह तारा का ये अपराध जुर्म की किताब का एक स्याह पन्ना है, उसी तरह तारा को दी जाने वाली ये ऐतिहासिक सजा दूसरे अपराधियों के लिए एक रोशन मिसाल बनेगी। तारा ने निधि का भरोसा जीता और उसे अपना शिकार बनाया। आश्वी पर अभय ने भरोसा नहीं किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर मीता के पिता और उसके मंगेतर दुर्गेश ने भी उस पर भरोसा नहीं किया, उसे अपनी जान देनी पड़ी। निधि के बदले हुए बर्ताव में छिपी हुई दस्तक सबने महसूस की, लेकिन अपनी दुनिया में मगन उसके माँ बाप ये दस्तक सुन नहीं पाए। इस केस को ऐतिहासिक केस इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ना ही सिर्फ इस केस में महिला को दी गई सजा बड़ी थी, बल्कि हमने इस केस को चंद महीनों में सॉल्व कर लिया था। जज साहिबा ने केवल ऐतिहासिक सजा नहीं सुनाई थी, बल्कि ऐतिहासिक जागरूकता भी लाई थी। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जो इसका एक ऐसा केस है जो बहुत ही संगीन और बहुत ही सेंसिटिव है। एक ऐसा अपराध जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी शान जीवन में तूफान खड़ा कर सकता है, हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर सकता है। बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और मार्क्स भी अच्छे से लाना। नेक्स्ट क्लास टीचर ये ना कहे कि आप लोगों को मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। बट मैम, आप हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगी नेक्स्ट क्लास में? वैसे भी शादी के बाद भी आप पढ़ा सकती हो ना। हाँ टीचर, लेकिन हमें आपसे ही पढ़ना है। हाँ टीचर, हमें आपसे ही पढ़ना है। आपसे ही पढ़ना है टीचर। प्रिंसिपल मैडम अभी स्कूल में नहीं है, आप लोग उन्हें आने तो दीजिए। प्रिंसिपल को इतना ही पता होता तो ऐसे घटिया लोगों को काम पे नहीं रखते। बुलाओ उसे बाहर। तुम उसे बाहर बुलाओगे या हम अंदर जाए? बच्चों, आप ये नोट डाउन करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मिस। ये हमें कुछ नहीं सुनना। बुलाओ उसे बाहर। हमें नहीं बुलाना। हमारे बच्चा ने नहीं पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा विनीत, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। अरे आपने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया अभी। नाश्ता नहीं करूंगा मैं, जूस पी लिया मैंने। चलो बेटा, कुछ तो खा लेते। बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय।
मम्मी निधि, साड़ी में मैं ठीक लग रही हूँ ना? अच्छी है ना ये साड़ी? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। सोनाली इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। गुड। निधि ऑड नंबर। निधि क्या हुआ, सब ठीक है? एक्चुअली मुझे फीवर जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो ऑफिस में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं अकेली चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही में। आर यू श्योर? चलो बच्चों, अब ये सब राइट डाउन करो अपनी अपनी नोटबुक में। मैं अभी चेक करूंगी सबका। बोला जी मैडम जी। निधि कहाँ है? मैडम जी निधि बेबी तो अभी तक स्कूल से आई नहीं। क्या आई नहीं अभी तक? मैडम निधि अभी तक घर नहीं आई। आप प्लीज बता सकती हैं कि कब निकली थी यहाँ से? निधि तो टाइम पर निकल गई थी यहाँ से। थैंक यू। हाँ देवकी, निधि स्कूल से निकल गई थी। तू कहाँ गई होगी और तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? हाँ मुझे कैसे पता होगा सागर? मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोचिंग क्लास में भी कॉल किया था, वो वहां पे भी नहीं गई है। सागर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर निधि स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन ना वो घर पहुंची ना अपने कोचिंग क्लास में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? प्लीज सर कुछ कीजिए। आप लोगों ने सब जगह ढूंढा, शायद वो अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। निधि जहाँ जहाँ भी जा सकती थी हमने सब जगह कॉल करके पूछ लिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम पता करते हैं। और मीनवाइल अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी सर। माँ बाप के बताए हुए पते पे पूछताछ करो और ये फोटो को सभी हाईवेज और पेट्रोलिंग वैन्स पे फ्लैश करो। सर छोड़ो मुझे, क्या कर रहे? कोई देख लेगा। देखने दो ना। इसीलिए बुलाया मुझे। मेरे कोई दोस्त है ना, आज पुराना किला घूमने जा रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए। क्या बोलते हो? नहीं बाबा, सर पे एग्जामिनेशन है और कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी शुरू हो गई है, मैं नहीं जा सकती। सॉल्यूशंस है मेरे पास, मंग मारो ना तुम। नहीं क्या यार, मैं तुम्हारे इतने करीब आने के बहाने बनाते रहता और तुम हो जो मुझसे दूर भागते रहते। दैट्स नॉट फेयर। हाँ क्या है भाई, काम करो ना अपना। चलो चलो चलते। मनीषा, हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस केस में आला दर्जे के गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। मैं सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी सर। और एक बात का ध्यान रखें, अपने भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना। भरोसा रखिए सर। ठीक है, मैं आती हूँ। सुनो,
आज का प्लान ड्रॉप करना होगा, इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा। बाय। सर, ये मेरी छोटी बहन और उसके फ्रेंड्स हैं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। दिखने में तो सब शरीफ घर के लगते हैं, लेकिन रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। आई एम सो सॉरी सर, जो भी फाइन है वो मैं पे कर देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट रुके, मैं साहब से सिग्नेचर लेके आता हूँ। दीदी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना। मैंने कुछ पूछा तुमसे? ये सब करने जाती हो तुम कॉलेज? हाँ, और तुम 1000 बार मना किया है मैंने, मेरी बहन से दूर रहने को बोला है ना तुम्हें। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, समझे? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, चलो। दुर्गेश, वो डॉक्टर कह रही थी कि ये समय बहुत अच्छा है माँ बनने के लिए। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन मुझे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हाँ तो दो, जिसे जो कहना है वो कहो, पर मुझे परेशान मत करो। अगर तुमने शादी माँ बनने के लिए की है ना, तो किसी और से शादी कर लेती तो अच्छा होता। दीदी, हम नहीं रही तारा, हमको छोड़ के चली गई। तुझे उसे वही रोक लेना चाहिए था, कम से कम उसकी जान तो बच जाती ना तारा। कहाँ रह गई थी? वो मैंने इसे बुला लिया था डिनर पर, तो बस इसीलिए लेट हो गए। चलो अब अंदर। ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारी शादी की बात करने आया हूँ। शादी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और आप कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? आपको कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? बाप हूं मैं तुम्हारा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी रात रात भर घर से बाहर रहती है, शादी नहीं कर रही है। अरे बेइज्जती होती है मेरी। आपने बाप वाला ऐसा कौन सा फर्ज निभा लिया जो बेइज्जती होती है आपकी? बस कीजिए प्लीज दीदी, चुप हो जाओ। पापा प्लीज जाने दीजिए। अब तू भी उसकी साइड ले रही है? तुझे बिना ये बिगाड़ के रखेगी अपनी तरह। सुन ली अपनी लाडली की बातें? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। देख लेना, एक दिन नाक कटवा के रहेगी। पापा चलो आप यहाँ से, बस। माँ, आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे नहीं करनी है शादी वादी यार, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप प्लीज जाके उन्हें संभालिए। इन दिनों आपने किसी को निधि का पीछा करते या फिर उस पर नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम। तो स्कूल में किसी लड़के से या टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैम, हमारे स्टूडेंट और स्टाफ में कोई ऐसा नहीं था जो निधि को पसंद नहीं करता हो। वो एक ब्रिलियंट लड़की थी। फिर निधि के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस किया हो? हाँ मैम,
कुछ दिनों से निधि का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। वो उदास रहने लगी थी और पिछले 10 दिनों में वो 2 दिन स्कूल भी नहीं आई थी और अभी 2 दिन पहले अचानक उसके स्कूल में तबीयत बिगड़ गई थी और वो छुट्टी लेकर 11 बजे ही घर चली गई थी। मुझे सुबह जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके। और हाँ, वो स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाती थी। अब अगर वहाँ कुछ हुआ हो तो हम नहीं कह सकते। यस मैम, निधि पिछले 10 दिनों में 3 दिन कोचिंग क्लासेस नहीं आई है। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं आऊँगी। पिछले 10 दिनों में निधि स्कूल से 2 दिन और कोचिंग क्लास से 3 दिन एब्सेंट रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। निधि एब्सेंट थी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो तो डेली जाती थी और तबीयत भी ठीक थी उसकी। लेकिन 2 दिन पहले सिकनेस की लीव लेके वो स्कूल से जल्दी निकली थी। लेकिन परसों वो कुछ देर से लौटी थी। निधि आज लेट हो गई। वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए स्कूल में देर हो गई। कितनी देर? करीब आधा पौन घंटा। स्कूल 1 बजे खत्म होता है, वो 11 बजे सिकनेस का बहाना करके निकल जाती है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। मान लेते हैं कि वो 4:30 बजे घर पहुंची, तो ये 4 घंटे वो थी कहाँ? मुझे गलत हो गया ये सब सुनकर। इसका मतलब निधि स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बहाने कहीं और जा रही थी। माफ कीजिए, लेकिन निधि का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? उसने आप लोगों से बात की थी इस बारे में या कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची थी हमारी, अभी उम्र ही क्या थी निधि की? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया था। शायद देवकी को पता हो। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ये सब चीजें कभी नोटिस ही नहीं की। वैसे आपके आपसी रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते का क्या होगा सर? कुछ भी तो नहीं। और इसका निधि से क्या लेना देना है सर? वो जब भी कुछ मांगती थी, पूछती थी, हम ला कर देते थे उसके लिए। पूरी सी बच्ची थी हमारी। खैर, जरा सोच कर बताइए, आपका कोई दुश्मन जो निधि को मार सकता? नहीं सर, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करता हूँ। पता नहीं हमारी बच्ची को किसने मार दिया। निधि अपने माँ बाप से जरूर कुछ छुपा रही थी और उसके माँ बाप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इनके आपसी रिश्तों के बारे में पता करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो। बहुत सारी बातें जो है घर वालों से पहले मोहल्ले वालों को पता चल जाती है। ये क्या बात हुई? आपका बेटा चित्रा से कह रहा है कि दूसरी शादी कर ले और आप चित्रा से बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे नहीं नहीं समधी जी, जरूर पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई होगी और आपकी बेटी घर की हर बात बताएगी और आप इस तरह लड़ने चले आएंगे। ये क्या बात हुई? मैं हूँ यहाँ पर। अभी इन लोगों का नया नया रिश्ता हुआ है, थोड़ा समय देते हैं इन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ समधन जी, आप ही लोग बच्चे की रट लगाए बैठे हैं और आप ही लोग समय देने की भी बात कर रहे हैं। इसमें चित्रा क्या करे? निधि बड़ी प्यारी बच्ची थी। जो बच्ची अपना खाना दूसरे को खिला सकती है, अपना खिलौना दूसरे को दे सकती है, ऐसी बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? हाँ, सागर को अपने पैसे का थोड़ा घमंड था, लेकिन निधि में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा कि सागर को पैसों का घमंड था, क्या उसका कोई दुश्मन हो सकता है? तो दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी। और ये बात आपको कैसे पता चली? मेरे नौकर ने बताया। वो सागर का नौकर भोला का दोस्त है, आपस में एक दूसरे घर की कहानी बताते रहता है। मैडम, साहब और मेम साहब ऐसे ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि साहब और मेम साहब आपस में झगड़े नहीं हो। किन बातों पे झगड़ा होता था? देवकी, तुमने आज जो तमाशा किया ना, वो गलत है। अच्छा, मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और जो तुम कर रहे हो वो सब सही है। क्यों जिम में बिजी रहते हो? यही बोलते हो ना तुम?
बीवी और बच्ची से बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम निहारिका के साथ बिजी रहते हो। और यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, तुम अपने पास ही रखो। पर तुमसे बात करना बेकार है। चल। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैडम, किसी दूसरी औरत के कारण झगड़े होते थे। बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि साहब और मेम साहब अलग अलग सो रहे थे। इन झगड़ों का बुरा असर निधि पर पड़ रहा था। वो उदास रहने लगी थी। निधि आज लेट हो गई? वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए स्कूल में देर हो गई। भोला। जी मैम साहब। निधि के लिए खाना गर्म कर दो। जी। इस माहौल से बचने के लिए मेम साहब ने